जी अस्सलाम वालेकुम। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस इज़ द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आप पहले तो इसके मीनिंग को थोड़ा याद रखने के लिए देखें कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जैसा कि आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस वाली लाइंस को हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। जब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे लिखा होता है 2010, 2009, 2008 इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टली इस तरफ को जाते हुए ईयर्स को आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके शो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन मींस कि हम ओवर द ईयर्स कोई एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। ये 2008, 9, 10, 2015, 16, 17 नॉर्मली आपको 2 ईयर्स का आप कर रहे होते हैं एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। तो पहली तो बात ये समझ आ गई कि हॉरिजॉन्टल ये वाला होगा, और अगर आप वर्टिकल एनालिसिस, ये वर्टिकल लाइंस होती हैं वाई एक्सिस वाली, ठीक है। वर्टिकल एनालिसिस को वर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप एक टोटल उठाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सेल्स का टोटल उठाया, बाकी जितने कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल CGS, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ये सारे फिर एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स शो किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी सेल्स 100% ले ली, और उसके बाद हमारे पास जो आपका CGS था वो 20% था, फ़र्ज़ कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट देन आपका 80% आ जाएगा, और इसी तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर आपके 10% ऑफ सेल्स थे तो इसी तरह आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये वर्टिकली हो रहा है एक चीज़ का, और आगे कंपोनेंट्स, ठीक है। जबकि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ये वर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का जैसे मैंने पहले बताया ओवर द ईयर्स होता है कि सेल्स को ही देखा जाएगा कि वो 2010 में कितनी थी, 20 थी, 20 मिलियन की थी, 2011 में वो 30 मिलियन की होगी, 12 में वो 40 मिलियन की फॉर एग्जांपल होगी। तो ये ओवर द ईयर्स ट्रेंड चेक किया जा रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज का क्या ग्रोथ है, क्या ट्रेंड है, ठीक है। और ठीक है जी, ये एक नोटिफिकेशन आ गया, तो बेसिकली आपको पता चल गया। अब जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, इसको इसी वजह से आप लोग देख सकते हैं कि बेस ईयर एनालिसिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक हम इसमें बेस बना लेते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल में यानी कि 2010 को फॉर एग्जांपल जो हमारा सबसे प्रीवियस ईयर ओल्डेस्ट ईयर कह लें आपने जो लिया है, वो आपका बेस बन जाता है। 2010 की सेल्स को हमने बेस बना लिया, आगे 11, 12, 13, 14 को हम एज अ परसेंटेज ऑफ 2010 की सेल्स शो करेंगे कि इनमें कितना इंक्रीज़ आया 2010 की निस्बत, ठीक है। तो 2010 में आपकी सेल्स जो थी वो फ़र्ज़ करें 100 थी, उसके बाद 120 हो गई, 130 हो गई। तो अब जो चेंज है फर्स्ट ईयर को आप 100 की बेस बना लेंगे, जो बात यहाँ की फर्स्ट ईयर को बेस लाइन आप 100 कर लेते हैं। देन आपके पास चेंज जो आया अमाउंट में भी आप देख लेते हैं और परसेंटेज में भी देख लेते हैं, ठीक है। अमाउंट में जो आपने चेंज लिखा है 20, और परसेंटेज में जब आप चेंज मेंशन करेंगे तो ये ऐसे निकाला जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि जो चेंज है डिवाइडेड बाय दिस फिगर, बेस ईयर की फिगर, इनटू 100 फॉर परसेंटेज, तो वो 20% आ जाएगा, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें कि नेक्स्ट ईयर में अगर 30 का 130 हो गई थी, तो 30 का चेंज है फर्स्ट ईयर से यानी कि बेस ईयर से ही आप चेंज निकालेंगे। देन उसको डिवाइड कर देंगे अगेन 100 पे। 100 क्यों है? क्योंकि वो फर्स्ट ईयर की सेल्स अगर 50 होती तो 50 ही लेना था, इनटू 100, ये हमेशा 100 रहेगा फॉर परसेंटेज, तो ये 30% आ जाएगा। आपने 30 अमाउंट में भी मेंशन कर देना है और उसमें भी। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, और क्योंकि इसमें आप बेस ईयर एनालिसिस भी से कहते हैं, और ये ओवर द ईयर्स हो रहा था, इसमें ट्रेंड वगैरह देख लिया जाता है, ठीक है। इसकी जो कुछ डेफिशिएंसीज क्रिटिसिज्म वो यही है कि अगर आपने कंपैरिजन के जो ईयर्स चूज़ किए हैं वो अगर आपने ऐसे ले लिए हैं कि फ़र्ज़ करें तो 10 का डाटा बहुत ही बुरा था, उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया, फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया पे आया, या कंपनी का भी कोई इशू था, जो भी था वहाँ पे तो नंबर ही लिखे हैं ना। तो बहुत ही बैड परफॉर्मिंग ईयर के साथ आपने अगले ईयर्स को जब कंपेयर किया, तो आपको लग रहा है कि 2011, 12, 13 में आगे जो सेल्स हैं वो बहुत इंक्रीज़ हुई हैं, ठीक है। तो अब बैड ईयर से जब उसका
कंपैरिजन करते हैं, बेस आपने बना ली एक पुअर परफॉर्मिंग ईयर को, तो अगले आपको लगेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या पता आप जब अपना इंडस्ट्री वाइड एनालिसिस करें तो बाकी इंडस्ट्रीज़ से जो उनका ग्रोथ आया, हमारी ग्रोथ उनसे 50% थी, तो उसको आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ये टेक्निकल चीज़ें भी देखी जाती हैं। नेक्स्ट जो आपके पास दूसरा है वो इसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो डिस्कस हुई है वो आप देख लें। उसने कहा नेट इनकम आपकी 10 मिलियन की है और रीटेंड अर्निंग्स 50 की हैं। मैं रीटेंड अर्निंग्स को छोड़ देता हूँ, अब नेट इनकम को देखें। नेट इनकम 10 ईयर की 10 मिलियन की थी और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में नेट इनकम आपकी 20 मिलियन की होगी। अब चेंज देखें कितने का, 20 में से 10 गए, जो इंक्रीज 10 का आया, तो दैट 10 मिलियन यानी 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय जो फर्स्ट ईयर की भी जो का फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में आपकी 10 थी, बेस पे आपने डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आपका कितने परसेंट इंक्रीज़ है, पूरा 100% इंक्रीज़ है, क्योंकि 10 से 20 हो गया तो जितना था उतना ही और होगा, इसलिए ये 100% इंक्रीज़। उसके बाद वर्टिकल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है कि ईच कंपोनेंट जो है उसका आप देखते हैं कि ईच कंपोनेंट में कितना, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में आप सेल्स को ले लेते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में आप सेल्स के कंपोनेंट के तौर पे सब कुछ शो करते हैं कि सीजीएस कितने परसेंट है सेल्स का, ग्रोस प्रॉफिट कितने परसेंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने परसेंट है, नेट इनकम कितने परसेंट है, सब चीज़ों को आप सेल्स की परसेंटेज में शो करते हैं हर ईयर में। इसका दूसरे ईयर से नहीं हम इस तरह से कंपेरिजन करेंगे, इसका अपने साथ ही कंपोनेंट एनालिसिस होगा। इसी तरह से सेम ये नेक्स्ट ईयर में भी होगा। फिर आप दोनों ईयर्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और वर्टिकल एनालिसिस के क्रिटिसिज्म में अगर इसको कॉमन साइज एनालिसिस भी कहते हैं, और इन ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉमन साइज ये यानी कि आपका वर्टिकल एनालिसिस भी साथ दिया हो, यानी कि हर कंपोनेंट को परसेंटेज में मेंशन, जैसे ये फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सेल्स 100% है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20% है, और यानी कि 20% ऑफ सेल्स, ठीक है। और निकालते कैसे मैंने बता दी, हर चीज़ को, हर कंपोनेंट को। फॉर एग्जांपल सीजीएस का अगर हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे, सीजीएस की 1 मिलियन की फिगर है, 1 मिलियन जो उसकी फिगर है, दिस फिगर एवरी फिगर दैट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज, कितने परसेंट है उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस जो है वो आपकी सेल्स होती है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट इनटू 100, तो ये 20% आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप किसी और का फॉर एग्जांपल चेक करना चाहते हैं, आप फर्दर टैक्स को देखना चाहते हैं, तो ये 500,000 है, ठीक है, 0.5 मिलियन, 500,000 डिवाइड बाय सेल्स वही आपकी 5 मिलियन की, इंटू 100 करेंगे तो आपके पास ये कितना 10% आ जाएगा जो भी है, ठीक है। तो वर्टिकल एनालिसिस के अंदर आप क्या करते हैं, वर्टिकली काम कर रहे होते हैं कि ऐसे ही, इसलिए ये वर्टिकली कि आप देखें ये चीज़ 100% है, ये चीज़ 100% है, तो बाकी चीज़ें इसके कितने परसेंट है, तो ये इस तरह से मूव कर रहा है। जबकि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आप ओवर द ईयर्स देख रहे होते हैं कि सेल्स को ही हम देख रहे हैं कि वो 2010 में इतनी थी, 20 में इतनी, 11 में इतनी होगी, 12 में इतनी होगी, इसमें तो ये इस तरह से चेंज को हम इंटरप्रेट करते हैं, इसमें हम ऐसे चेंज को इंटरप्रेट करते हैं। और ये एक ईयर का फिर इसी तरह से अगले ईयर का भी जो होगा उसको भी ऐसे, और फिर आपस में भी देखा जाता है। तो इसके अंदर जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि अगर आपने कंपैरिजन फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं ये 2 क्वार्टर्स का, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 का फॉर एग्जांपल आपने कंपैरिजन किया, तो वो आपको क्या पता अच्छी सूरत हाल दिखा रहा हो, लेकिन जब आप इसी का प्रीवियस ईयर्स के क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे तो क्या पता आपने काफ़ी बुरा परफॉर्म किया। थोड़ा सा ये एनालिसिस का मतलब ये होता है कि एक एंगल में आपने चीज़ों को एनालाइज़ किया और आप उसकी इंटरप्रिटेशन दे देते हैं, इसीलिए किसी भी सिंगल एनालिसिस पे टोटली रिलाई नहीं किया जाता, और कोई भी ऐसा जनरलाइज्ड एनालिसिस नहीं है जिसको यूज़ किया जाए, एक को ही यूज़ किया जाए। आप सिचुएशन के लिहाज से अप्रोप्रिएट एनालिसिस का जो टूल है वो यूज़ करते हैं, और मल्टीपल रेलिवेंट जो उस सिनेरियो में लगते हों एनालिसिस, तो आप उन टूल्स को सामने रख के फिर एक फ़ाइनल डिसीजन करते हैं।
اور یاد رکھیں کہ فائنینشیل انالیسز میں آپ فائنینشیل فگرز کو تو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہمیشہ کوالٹیٹیو اسپیکٹ جو ہوتا ہے، یہ تو سارے کوانٹیٹیو ہو گئے، نمبرز دیکھ رہے ہیں، پرسنٹیجز، ریشیوز، ٹرینڈز، یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، لیکن جو کوالٹیٹیو اسپیکٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ آپ کو وہ ڈیسیژنز بھی کرنے پڑتے ہیں جو کہ نمبرز کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مثلاً فار ایگزامپل آپ کو لگتا ہے کہ آپ لاس میں جا رہے ہیں اور آپ کو یہ بزنس بند کر دینا چاہیے، تو آپ اس کو بند نہیں کر دیں گے ایسے ہی۔ آپ کو یہ پتہ ہے فار ایگزامپل یو ہیو اے کوالٹیٹیو انفارمیشن دیٹ آفٹر 15 years یو ول گیٹ ان ٹو دا مارکیٹ۔ جیسے جب کسی بھی پروڈکٹ کی لائف سائیکل کو دیکھیں تو اس کی ارلی اسٹیج جو انٹروڈکشن کی اسٹیج ہوتی ہے وہاں پہ لاسز ہی ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ میچورٹی اسٹیج پہ جا کے، گروتھ اور میچورٹی اسٹیج پہ جا کے آپ کو یہ بینیفٹ دے گا اور اوور آل آپ بینیفٹ میں رہیں گے۔ تو اس کے علاوہ فرض کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک ڈیسیژن کرنا ہے بائی اور لیز میں سے کہ آپ نے چیز کو رینٹ پہ لینا ہے یا بائی کرنا ہے، کوئی مشینری ہے، تو آپ کو فرض کریں بائی میں کاسٹ زیادہ پڑ رہی ہے بائی کرنے میں، لیکن اب کیا ہے کہ لیز میں اب آپ لیکن لیز پہ لے لیتے ہیں، بائی میں کوسٹ زیادہ پڑ رہی ہے لیکن آپ بائی ہی کرتے ہیں، اب لیز پہ نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ آپ کو لاگت زیادہ پڑ رہی ہے بائی کرنے میں، لیز میں آپ کو کم کا پڑ رہا ہے لیکن پھر بھی آپ بائی کر لیتے ہیں، حالانکہ نمبرز تو آپ کو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو آپ فرض کریں آپ انٹرسٹ کو پسند نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سود سے اوائڈ کرتے ہیں، تو لیز میں آپ کو انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا، آپ نے اوائڈ کیا، بائی میں آپ نے تھوڑی زیادہ دے لی لیکن کیش میں کر لیا تو انٹرسٹ نہیں دینا پڑا۔ تو اب یہ کوالٹیٹیو ایک بات ہے جو کہ نمبر سے ڈیفرنٹ ہے، تو لہٰذا ڈفرینٹ طرح کی انفارمیشن ہوتی ہیں جو کہ کنسیڈر کرنی پڑتی ہے فائنینشیل انالیسس کرتے ہوئے اپارٹ فرام دی نمبرس۔